नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में उतर रहे हैं जिनका नाम अक्सर सुनाई देता है, पर जिनकी सोच की गहराई शायद उतनी नहीं समझी जाती। कार्ल मार्क्स। जी बिल्कुल, एक बहुत ही चर्चित और कहना चाहिए विवादास्पद नाम भी। हाँ, हमारे पास कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष का दार्शनिक लेख के कुछ अंश हैं। जी। हमारा मकसद है इन अंशों की मदद से मार्क्स के जीवन के उतार चढ़ाव, उनके क्रांतिकारी विचारों का असल मतलब और दुनिया पर उनके असर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, मार्क्स सिर्फ यूं कहे कि किताबों में रहने वाले दार्शनिक नहीं थे। सही कहा। उनके विचारों ने दुनिया भर में हलचल मचाई, सरकारें बदली और ऐसी बहसें शुरू की जो आज तक खत्म नहीं हुई हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस लेख से वो खास बातें निकालें जो मार्क्स को समझने में मददगार हों। तो कहानी शुरू होती है 1818 में जर्मनी के ट्राया शहर से। मार्क्स का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ। पिता वकील थे। जी, और उस समय जर्मनी अलग अलग राज्यों में बटा था और यहूदियों को समाज में पूरी बराबरी हासिल नहीं थी। हाँ, और हमें पता चलता है कि इसी वजह से उनके पिता ने ईसाई धर्म अपना लिया था बच्चों के भविष्य के लिए। हाँ, ये उस समय की एक सामाजिक सच्चाई थी और शायद ये माहौल उनकी शुरुआती सवालों की वजह बना। जैसे लेख में जिक्र है कि वो बचपन में सोचते थे, दुनिया ऐसी क्यों है, क्या इसे बदला जा सकता है? ये सवाल तो बड़ा गहरा है। बिल्कुल, ये सवाल महज बचपना नहीं था, ये उनके पूरे जीवन के काम की क्या कहते हैं नींव बना। वो चीजों को जस का तस स्वीकार करने वालों में से नहीं थे। फिर उनकी पढ़ाई हुई बॉन और बर्लिन विश्वविद्यालयों में। कानून पढ़ने गए थे, पर दिल दर्शन और साहित्य में लग गया। हाँ, और बर्लिन में वो हेगल के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। जॉर्ज हेगल। हाँ, उनका मानना था कि इतिहास विचारों के टकराव से आगे बढ़ता है। और यहीं से टकराव का ये विचार मार्क्स के जहन में बैठ गया। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे बाद में यही विचार उनके वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का आधार बना। मतलब हेगल ने विचारों के टकराव की बात की और मार्क्स ने इसे समाज के आर्थिक वर्गों के टकराव से जोड़ दिया, एक तरह से जमीन पर उतार दिया। अच्छा, पढ़ाई के बाद उन्होंने पत्रकारिता का रास्ता चुना। 1842 में राइनिश ज़ाइटुंग अखबार के संपादक बने। जी, और वहां उन्होंने सरकार की नीतियों और अमीरों के जुल्म पर काफी तीखे लेख लिखे, किसानों की दुर्दशा पर भी। नतीजा? सरकार को आलोचना पसंद नहीं आई होगी। बिल्कुल नहीं। सरकार ने अखबार बंद करवा दिया। और ये घटना उनके लिए एक बड़ा सबक थी। लेख बताता है कि उन्हें समझ आया, सिर्फ लिखने से बदलाव नहीं आएगा, इसके लिए पूरी व्यवस्था बदलनी होगी। हाँ, ये सोच को और क्रांतिकारी बनाने वाली बात थी। जी, यहीं से उनके विचार और ज्यादा रैडिकल होने लगे। इसी दौर में उनकी शादी हुई जेनी वॉन वेस्टफैलन से, जो उनकी बचपन की दोस्त थी। हाँ, जेनी एक ऊंचे कुलीन खानदान से थी, जबकि मार्क्स तो साधारण मध्यवर्गीय। तो सामाजिक विरोध भी हुआ। काफी विरोध के बावजूद शादी हुई और जेनी ने सारी जिंदगी हर मुश्किल में, गरीबी में मार्क्स का साथ दिया। जेनी का साथ सिर्फ भावनात्मक नहीं था। मार्क्स जब अपने लेखन और राजनीतिक कामों में डूबे रहते थे, तो घर और उन मुश्किल हालात को संभालना ये अपने आप में एक बड़ा योगदान था। सही बात है। शायद उनके बिना मार्क्स अपना काम उस तरह नहीं कर पाते। हाँ, जैसा कि स्रोत में संकेत मिलता है। खैर, जर्मनी में उनके विचार खतरनाक माने जाने लगे, तो उन्हें देश छोड़ना पड़ा। जी, पहले पेरिस गए, फिर बेल्जियम और आखिर में लंदन पहुंचे, जहां फिर बाकी जिंदगी गुजारी। लेकिन ये जीवन आसान नहीं था। लंदन में उनका परिवार भयानक गरीबी में जिया। हाँ, ये बहुत ही मार्मिक पहलू है उनके जीवन का। लेख बताता है कि कई बार खाने और बच्चों के इलाज तक के पैसे नहीं होते थे। और उनके कई बच्चों की मौत भी बीमारी और कुपोषण से हुई। ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल, ये विरोधाभास देखिए। एक तरफ वो इंसान जो पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को बदलने के सिद्धांत गढ़ रहा है, और दूसरी तरफ वो खुद भयानक गरीबी झेल रहा है। हाँ, क्या इन निजी अनुभवों ने पूंजीवाद पर उनकी कलम को और तीखा नहीं किया होगा? ये सवाल तो उठता ही है। बिल्कुल। इस मुश्किल वक्त में उनके दोस्त फ्रेडरिक एंजल्स ने बहुत साथ दिया। हाँ, एंजल्स का जिक्र जरूरी है। वो खुद एक अमीर फैक्ट्री मालिक के बेटे थे, लेकिन मार्क्स के विचारों से सहमत थे। और उन्होंने लगातार मार्क्स की आर्थिक मदद की। उनका वो कहना मशहूर है, मार्क्स के विचार दुनिया बदलेंगे, इसलिए मैं उन्हें भूखा मरने नहीं दूंगा। जी, एंजल सिर्फ पैसे से मदद करने वाले दोस्त नहीं थे, वो एक अहम बौद्धिक साथी भी थे। हाँ, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र उन्होंने साथ मिलकर लिखा था। बिल्कुल, बिना एंजल्स की साझेदारी और मदद के मार्क्स का इतना बड़ा काम शायद पूरा ही ना हो पाता।
तो अब आते हैं मार्क्स के विचारों के केंद्र पर। आखिर मार्क्सवाद है क्या? लेख के मुताबिक कुछ बुनियादी बातें हैं। जी। पहली, इतिहास असल में वर्ग संघर्ष की कहानी है। हमेशा से समाज में दो वर्ग रहे हैं। एक वो जो शोषण करता है, मतलब अमीर, मालिक। हाँ, शोषक वर्ग। और दूसरा वो जिसका शोषण होता है, गरीब, मजदूर, यानी शोषित वर्ग। और ये संघर्ष हमेशा चलता रहता है। उनके लिए इतिहास राजा रानी या लड़ाइयों की कहानी नहीं, बल्कि इन्हीं वर्गों के बीच लगातार चलने वाले संघर्ष की कहानी थी। यही संघर्ष इतिहास को आगे बढ़ाता है। ये उनके विश्लेषण का मूल ढांचा है। अच्छा। दूसरी बात, पूंजीवाद शोषण पर आधारित है, यानी मालिक मजदूर की मेहनत से पैदा हुई सारी कीमत उसे नहीं देता। हाँ, उसका एक बड़ा हिस्सा खुद रख लेता है। इसी को उन्होंने शोषण कहा। पर यह शोषण होता कैसे? ये शोषण कोई हवाई बात नहीं थी। मार्क्स के लिए यही वो छुपा हुआ मुनाफा था जिसे मजदूर पैदा करता है पर मालिक हड़प लेता है। अच्छा। इसे उन्होंने अधिशेष मूल्य, सरप्लस वैल्यू कहा। मतलब वो कीमत जो मजदूर अपनी मजदूरी से ज्यादा पैदा करता है। ओके। यही पूंजीवादी मुनाफे का राज था और उनके अनुसार शोषण का सबूत भी। तीसरी बात, इस शोषण को खत्म करने के लिए मजदूर वर्ग, प्रोलेटेरियत, को क्रांति करनी होगी। जी, उनका मानना था कि पूंजीवाद अपने आप खत्म नहीं होगा, उसे उखाड़ फेंकना होगा। चौथी, निजी संपत्ति खत्म होनी चाहिए, क्योंकि वही असमानता की जड़ है। हाँ, उनका मानना था कि उत्पादन के साधनों जैसे फैक्ट्री, जमीन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समाज का हक होना चाहिए। और पांचवी, अंतिम लक्ष्य है कम्युनिज्म, एक ऐसा समाज जहां कोई वर्ग न हो, कोई राज्य न हो, सब बराबर हो। एक आदर्श समाज की कल्पना जहां शोषण न हो। ये समझना जरूरी है कि मार्क्स अपने सिद्धांत को सिर्फ एक सपना या इच्छा नहीं मानते थे। हाँ, उन्होंने इसे वैज्ञानिक समाजवाद कहा था। बिल्कुल, उनका मानना था कि जैसे विज्ञान प्रकृति के नियम बताता है, वैसे ही उनका सिद्धांत समाज के विकास के नियम बता रहा है। वो मानते थे कि ये होकर रहेगा। इन विचारों को फैलाने के लिए उन्होंने लिखा भी बहुत। दो किताबें सबसे मशहूर हैं। पहली 1848 में एंगल्स के साथ लिखी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। हाँ, छोटी सी किताब है पर बेहद असरदार। उसका नारा, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तो अमर हो गया। उस समय यूरोप में मजदूर आंदोलन जोर पकड़ रहे थे। जी, और इस घोषणा पत्र ने उन्हें एक दिशा और जोश दिया। इसमें कहा गया था कि पूंजीवाद का खत्म होना और मजदूरों की जीत तय है। एक तरह से भविष्य बताया गया था। और दूसरी उनकी सबसे बड़ी और शायद सबसे मुश्किल रचना, दास कैपिटल, यानी पूंजी। पहला खंड 1867 में आया। इसमें उन्होंने क्या किया? दास कैपिटल में उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की पूरी मशीनरी को, मतलब उसके हर पुर्जे को खोल कर रख दिया। कैसे? कि ये कैसे काम करती है, मुनाफा कहाँ से आता है, वही अधिशेष मूल्य वाली बात, पूंजी कैसे जमा होती है और क्यों इसमें ऐसे अंतर्विरोध हैं जो इसे खुद ही खत्म कर देंगे। अंतर्विरोध जैसे कि क्या मतलब है इसका? जैसे उन्होंने दिखाया कि कैसे मुनाफे की लगातार बढ़ती हवस और पूंजीपतियों के बीच की आपसी होड़ पूंजीवाद को बार बार संकट में डालती है। कभी बहुत तेजी आती है, बूम होता है, फिर भयानक मंदी छा जाती है, बेरोजगारी बढ़ती है। अच्छा, ये बूम और बस्ट साइकिल जिसे कहते हैं। हाँ, मार्क्स का तर्क था कि ये संकट सिस्टम का हिस्सा है, कोई बाहरी गड़बड़ी नहीं, और आखिरकार यही पूंजीवाद को ले डुबेंगे। ये उसके अंदर ही मौजूद है। मार्क्स सिर्फ लिख ही नहीं रहे थे, वो मजदूरों को जोड़ने की कोशिश भी कर रहे थे। जी हाँ, वो सिर्फ विचारक नहीं, एक्टिविस्ट भी थे। 1864 में उन्होंने फर्स्ट इंटरनेशनल यानी पहले अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ को बनाने में अहम भूमिका निभाई। इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन। जी, ये उस दौर में एक बड़ी बात थी। पहली बार दुनिया भर के मजदूरों को ये एहसास दिलाने की कोशिश की गई कि उनकी लड़ाई सिर्फ अपने देश के मालिक से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की पूंजीवादी व्यवस्था से। बिल्कुल, और उन्हें मिलकर लड़ना होगा। ये उनकी सोच के अंतर्राष्ट्रीय आयाम को दिखाता है। वो मानते थे कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता, लेकिन उनका अपना जीवन तो संघर्षों में ही बीता। हाँ, लंदन में गरीबी और बीमारी झेलते हुए भी वो लिखते रहे, सोचते रहे। 1881 में पत्नी जेनी की मौत ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया। वो टूट से गए थे। और फिर 14 मार्च 1883 को 64 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।
लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया गया। जी, उनके दोस्त एंगल्स ने उनकी कब्र पर जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहा था? उन्होंने कहा, जैसे डार्विन ने प्रकृति के विकास का नियम खोजा, वैसे ही मार्क्स ने मानव इतिहास के विकास का नियम खोजा। ये तो बहुत बड़ी तुलना है। हाँ, ये तुलना दिखाती है कि उनके साथी और अनुयायी उनके काम को कितना बड़ा और यूं कहें कि वैज्ञानिक मानते थे। सिर्फ एक राजनीतिक विचारधारा नहीं, बल्कि समाज को समझने का एक वैज्ञानिक तरीका। अब आते हैं उनके विचारों के असर और आलोचना पर। असर तो मतलब जबरदस्त रहा। इसमें कोई शक नहीं। 20वीं सदी का इतिहास तो काफी हद तक उनके विचारों के असर से ही बना है। रूस, चीन, क्यूबा जैसे देशों में क्रांतियां हुईं जो मार्क्सवाद से प्रेरित थीं। जी, और दुनिया भर में मजदूर आंदोलन, समाजवादी पार्टियां, ट्रेड यूनियन, सब पर उनका गहरा प्रभाव दिखता है। शीत युद्ध का पूरा दौर ही एक तरह से पूंजीवाद बना मार्क्सवाद का टकराव था। दुनिया दो खेमों में बट गई थी। बिल्कुल, उनके विचारों ने दुनिया का नक्शा बदल दिया, करोड़ों लोगों के जीवन पर सीधा असर डाला। लेकिन आलोचना भी उतनी जोरदार हुई। ऐसा नहीं है कि सबने उन्हें सही माना। बिल्कुल नहीं, और आलोचनाएं भी कई तरह की हैं। लेख में कुछ मुख्य आलोचनाओं का जिक्र है, जैसे क्या उन्होंने मानव स्वभाव को ज्यादा ही सरल समझ लिया? हाँ, कि इंसान सिर्फ आर्थिक प्राणी नहीं है, उसके और भी आयाम हैं, जैसे आजादी की इच्छा, व्यक्तिगत सपने। ये गंभीर सवाल है। एक बड़ी आलोचना ये भी है कि जिन देशों में मार्क्स के नाम पर सत्ता आई, वहाँ क्या हुआ? वहाँ अक्सर तानाशाही स्थापित हुई, हिंसा हुई, मानवाधिकारों का हनन हुआ। जैसे सोवियत यूनियन या चीन में। जी, ये उस बराबरी वाले स्वतंत्र समाज के आदर्श से बिल्कुल अलग था जिसकी मार्क्स बात करते थे। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। और एक और आलोचना, पूंजीवाद उनकी भविष्यवाणी के मुताबिक खत्म नहीं हुआ। हाँ, बल्कि उसने खुद को बदला है, सुधारा है। मजदूरों के लिए बेहतर कानून बने, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं आईं, लोकतंत्र मजबूत हुआ कई देशों में। ये सच है कि पूंजीवाद ने खुद को ढाला है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। मार्क्स ने शायद इसकी कल्पना नहीं की थी। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल उठता है। क्या? इन सारी आलोचनाओं और कम्युनिस्ट राज्यों के गिरने के बावजूद मार्क्स आज भी क्यों याद किए जाते हैं? क्यों उनकी बातें आज भी बहस का हिस्सा हैं? उनकी प्रासंगिकता क्या है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद इसलिए कि जिन मुद्दों की बात मार्क्स ने उठाई थी, जैसे अमीर गरीब की बढ़ती खाई, आर्थिक असमानता, कुछ लोगों के हाथ में बेहिसाब दौलत का जमा होना और काम करने वालों का शोषण, शायद नए रूपों में। हाँ, वो मुद्दे आज भी दुनिया में मौजूद हैं। जब भी इन पर बात होती है, मार्क्स की याद आती है। बिल्कुल, जब भी आर्थिक असमानता, अन्याय या बाजार की ताकत के बेगाम होने पर सवाल उठते हैं, मार्क्स के विश्लेषण कहीं न कहीं प्रासंगिक लगने लगते हैं। भले ही उनके दिए समाधानों पर गंभीर सवाल हों, पर उन्होंने जो सवाल उठाए थे वो आज भी जिंदा है। तो कुल मिलाकर कार्ल मार्क्स का जीवन भले ही मुश्किलों और संघर्षों भरा रहा हो, पर उनके विचारों ने दुनिया को हिला दिया। इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने पूंजीवाद की गहरी चीर-फाड़ की, वर्ग संघर्ष और शोषण जैसे विचार दिए और एक ऐसी बहस छेड़ी जो आज तक जारी है। सही या गलत पर नजरअंदाज करना मुश्किल है। जी, उनका वो बुनियादी सवाल, क्या समाज को ज्यादा न्यायपूर्ण और बराबरी वाला बनाया जा सकता है, ये शायद हमेशा प्रासंगिक रहेगा। हाँ, और आज के संदर्भ में सोचें तो ये और भी दिलचस्प हो जाता है। अब जब काम का तरीका बदल रहा है, तकनीक हावी हो रही है, गिग इकोनॉमी आ गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियों पर असर डाल रही है। जी, तो ऐसे में मार्क्स के शोषण, वर्ग या असमानता जैसे जो मूल विचार थे, वो कितने मायने रखते हैं? क्या ये पुराने पड़ गए हैं या बस इनका रूप बदल गया है? इस पर सोचना हमें शायद आज की हकीकत को, हमारी अपनी दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है।